नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस खास कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम उन मसलों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं, जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है। चाहे वो आर्थिक सेहत का मामला हो, या आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला हो, या फिर आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफा कैसे कमाया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि शेयर बाजार में निवेश के लिए कौन-कौन सी बातें जाननी जरूरी है। आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट विपुल वर्मा जी और इन्वेस्टशॉपी के सीईओ आशीष कपूर जी, और आपके साथ मैं हूँ मनीष मिश्रा। नमस्कार आशीष जी और विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मैं हूं अभिनव गुप्ता, जागरण न्यू मीडिया से। आज हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी शेयर मार्केट के बारे में जिन्होंने सिर्फ सुना है, वो नहीं जानते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं या उसमें क्या लाभ है उसमें इन्वेस्टमेंट के। आशीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, शेयर मार्केट के बारे में एक बहुत बेसिक नॉलेज मैं चाहता हूं कि आप हमारे रीडर्स को पहले दीजिए और ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट में किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि शेयर मार्केट में अगर आप को समझ के आप अच्छे सुलझे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो हमेशा महंगाई से बेटर रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो तकरीबन 5% के करीब महंगाई है। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर 5% को बीट नहीं कर पा रहा आफ्टर टैक्स, तो आपका एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं कर रहा। तो एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है इसको करने का, वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इसलिए आसान है क्योंकि उसको फॉलो करना इजी है, उसमें निवेश करना इजी है। रेगुलेशन वाइज हमारी मार्केट काफी अच्छी रेगुलेटेड है, तो अब इसमें फ्रॉड या स्कैम के चांसेस तकरीबन ना के बराबर है अगर आप रूल्स को ठीक से समझ के करें और एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर या एडवाइजर के थ्रू करें, तो आपके मिनिमल है चांसेस फ्रॉड या कोई ऐसी चीज के। और इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, टैक्स बेनिफिट्स हैं और आपका लिक्विडिटी है कि जब भी आपको पैसा चाहिए आपको तुरंत मतलब 2 या 3 दिन के अंदर आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, जो कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो उसमें नहीं है। तो एक तरह से अगर आप कह सकते हैं कि यहाँ इसमें जानकारी की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, आपको उसमें फोकस करना है। पर अगर आपको एक बार तरीका आ जाए कि कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो इससे सरल आसान तरीका इन्वेस्टमेंट्स बना करके अच्छे रिटर्न करने का और कोई किसी और एसेट क्लास में नहीं है। और ये अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आप इतना आसान हो जाएगा कि आप उसको छोड़ के बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स किसी और एसेट में करेंगे। जी जी। इसी से रिलेटेड आपने जैसा बताया कि जिस तरह के बेनिफिट्स हैं, विपुल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टैक्स बेनिफिट्स किस तरह के हो सकते हैं और अगर मैं एक नया कोई है जो अभी स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी सोच रहा है, प्लान कर रहा है, तो कितने कम से कम उस अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकता है। इसमें कोई किसी तरह की सीमा नहीं है। आप कितने भी न्यूनतम निवेश से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स आप किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं और उसकी समय अवधि भी कोई निर्धारित नहीं है। आप जब तक चाहें या जब तक आपको उसमें मुनाफा हो रहा है या जब तक जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने या जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट किया है उसमें आपको अच्छे रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो समय की और धन की कोई इसमें न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। अधिकतम तो हो सकती है, लेकिन वो एक साधारण इन्वेस्टर के लिए वो लागू नहीं होता है। बट मुझे लगता है इसके अलावा एक बात का और बहुत महत्वपूर्ण है देखा जाना कि आपकी जो इन्वेस्टेबल कैपिटल है उसमें आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार जो है वो काफी हद तक रिस्क का एक पर्याय है। इसमें जैसे गोल्ड है या रियल एस्टेट है उसके मुकाबले इसमें रिस्क काफी ज्यादा है। तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे भी ये काफी हद तक निर्भर करता है। और जहाँ तक शेयर बाजार में टैक्स के पर्पसेस के लिए इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो उसमें एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट इन्वेस्ट आप इक्विटीज में कर रहे हैं और दूसरा इनडायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। तो वो एक सिस्टमैटिक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। जिन लोगों को अधिक जानकारी नहीं है शेयर बाजार की,
उनके लिए वो बेहतर तरीका है, जिसमें जो रिटर्न्स हैं वो एक बेहतर प्राप्त होते हैं और उसमें टैक्स का भी एडवांटेज लिया जा सकता है। जी मनीष जी। मेरा सवाल, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि जिन्होंने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया ही नहीं, केवल नाम सुना है, उन लोगों के लिए शेयर बाजार में निवेश करना क्या एक अच्छा ऑप्शन होगा? क्या वो फायदे की बात होगी? अगर हाँ, तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए? ये सवाल आशीष जी से है। ओके, देखो ऐसा है, अब शुरुआत जो करनी है आपको एक सलाहकार की जरूरत होगी, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने बताया कि एक तरह से आपको नॉलेज के साथ जाना है, जानकारी के साथ जाना है, अन्यथा ये काफी रिस्की हो सकता है अगर आप बिना सोचे समझे या बिना जानकारी के इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, जहाँ रिटर्न बहुत अच्छा आता है वहाँ रिस्क भी साथ में आता है। दो तीन चीजें हैं, एक तो आपने अब इस शेयर मार्केट में वही पैसा लगाना है जो आपको इमीडिएटली इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का कहाँ सेंटिमेंट रिवर्स होता है ये किसी को नहीं पता होता। सब थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, पर एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता कि किस दिन जाके मार्केट सेंटिमेंट रिवर्स करेगा। तो आपको पैसा वही लगाना है जो आप लंबी अवधि 4 5 6 साल तक आप छोड़ सकते हैं। तो जो एक्चुअली एक्स्ट्रा आपकी सेविंग है, जिनको आपको लगता नहीं कि अगले कुछ सालों में आपको जरूरत पड़ेगी, आप सिर्फ उतना ही पैसा डालेंगे। और इसमें अगर मैं ब्रीफली बताऊं कि कैसे होता है मार्केट में, एक अगर आप इतना साइंटिफिकली अच्छा मार्केट है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी शेयर या कोई भी मार्केट हो, एक लंबी अवधि में आप ग्रो उतना ही करते हैं जितना आपका प्रॉफिट ग्रो करता है। अगर आप एक मान लो कि एक चार्ट लें कि सन 2000 में निफ्टी का कितना अर्निंग था, निफ्टी के जो 50 शेयर थे उसका कितना अर्निंग था, उसको प्लॉट करें अगेंस्ट द निफ्टी लेवल। तो अब अगर 20 साल बाद देखें तो वो एक तरह से बहुत ही क्लियर कोरिलेशन आपके सामने आएगा चार्ट में कि 20 साल में जितना मुनाफा बढ़ा तकरीबन उतना ही निफ्टी का लेवल बढ़ा है। और वो उसको अगर ब्रेक करें तो जो दिग्गज शेयर्स हैं जैसे रिलायंस हैं, टाटा मोटर्स है, एसबीआई है, उनकी भी अगर 20-20 साल की चार्ट देखें तो वो उतना ही ग्रो कर रहे हैं जितना प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो इतना करेक्टली होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉब्लम सिर्फ आती है कि वो सीधा ग्रो नहीं करता। अगर प्रॉफिट ऐसे ग्रो कर रहा है तो शेयर बाजार का जो रेट है वो सीधा नहीं जाता, वो ऊपर नीचे होता रहता है। एक पीरियड टाइम के बाद बिल्कुल वो एवरेज पे आ जाता है, पर बीच में कई बार वो बहुत ज्यादा ग्रो ऊपर चले जाता है, कभी बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। अब उसको जो वोलेटिलिटी है उसके कारण ही यहाँ पे खेलना मुश्किल है, क्योंकि आपको किसी टाइम में ये नहीं पता कि अब ये जो है ये ट्रेंड लाइन से नीचे है या ऊपर है। तो उसको काबू करने के लिए, उस पर करने के लिए कि आपका जो रिटर्न है वो जैसे प्रॉफिट ग्रो करे उसके साथ आए, तो उसके लिए आपको एक जानकार की जरूरत है जो आपको जो इन्वेस्टमेंट है ठीक से प्लान कर पाए, उन शेयर्स को आइडेंटिफाई कर पाए जो कि एक ट्रेंड, जो उनका प्रॉफिट ग्रोथ का ट्रेंड है उससे सस्ते दाम में मिल रहे हैं। तो वो उसके लिए आपको या तो खुद रिसर्च करनी पड़ती है या कोई जानकार आपके साथ हो जो आपको आइडिया दे सके कि कौन से शेयर ऐसे हैं, या अगर पूरा मार्केट ही सस्ता है तो निफ्टी आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो कौन से शेयर्स हैं जो एक एवरेज से अब नीचे के दाम में मिल रहे हैं, जिनको कि अभी निवेश किया जाए तो एक लंबी अवधि में जब भी वो फेयर वैल्यू पे जाएंगे या फेयर वैल्यू से ऊपर जाएंगे तो आपको अच्छा मुनाफा आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बिल्कुल जी, आप बताइए कि एक कहा जाता है कि लंबे समय के लिए इक्विटी या स्टॉक मार्केट या स्टॉक, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, या वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, डेट हो, या इक्विटी हो, इक्विटी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। मतलब अगर हम लंबे समय तक के लिए इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो उससे जुड़ा हुआ रिस्क जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ये कितना सही है? दूसरा, कि अगर कोई व्यक्ति किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो ये कैसे समझे कि उसके लिए ये शेयर बेहतर है? अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को देखते हुए वो कैसे तय करे? क्या इसके लिए ब्रोकरेज हाउस की सलाह माननी चाहिए या उस व्यक्ति को खुद ही रिसर्च करना चाहिए?
देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और कपूर साहब ने भी बहुत एक संक्षिप्त में उन्होंने बहुत बड़ी बात शेयर बाजार निवेश के बारे में बताई। मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको और थोड़ा-सा साधारण बनाने की कोशिश करते हैं। हर निवेशक को किसी भी निवेश में, चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी और में, लेकिन हमारा चूँकि इस समय जो डायलॉग है उसका फ़ोकस स्टॉक मार्केट है, तो मैं सिर्फ़ स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा फ़ोकस करके इस बात को कहता हूँ। 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या, क्यों और कब? मैं क्या इन्वेस्ट करना चाहता हूँ? शेयर बाज़ार में हर उदाहरण ऐसा नहीं है कि जिसको हम मान के चलें कि वो बहुत अच्छा साबित हुआ। जैसे हाल के समय में येस बैंक है, दीवान हाउसिंग है, एक टाइम के बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक्स हुआ करते थे, उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत-बहुत नुकसान भी उठाए। तो महत्वपूर्ण है कि हम इन बातों को पहले ध्यान दें, क्या, क्यों और कब? जैसे कपूर साहब ने बताया कि शेयर बाज़ार का जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर नहीं होता है, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस तरह से। जो ये जो सवाल है वो कब का है, कि हमें कब स्टॉक्स को पिक करना है और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो सलाहकार हैं उनकी राय जो है, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसके अलावा निवेशकों को अपनी खुद की भी रिसर्च और अपनी खुद की भी एनालिसिस करनी चाहिए क्योंकि एक सलाहकार एक डॉक्टर की तरह है। आप जितना उसे बताएँगे, उसके हिसाब से वो आपके लिए चुनाव कर सकता है। लेकिन आप अपने बारे में, अपनी स्थितियों के बारे में, अपने इन्वेस्टेबल कॉर्पस के बारे में, अपनी समय अवधि के बारे में, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो सलाहकार के निवेश के साथ थोड़ा अपना भी उसमें इनपुट रखना, देना और उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जी, जहाँ तक क्यों का सवाल है, मैं हमेशा इस बात को मान के चलता हूँ कि शेयर बाज़ार एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है बट ये उतना ही घातक भी हो सकता है अगर इसको बहुत अधिक इस पे ध्यान ना दिया जाए या फिर समय रहते आप खरीद या बेच ना पाएँ। इस बाज़ार में खरीदना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बेचना महत्वपूर्ण है। सो ये लंबे समय की अवधि को भी एक परिभाषा होनी चाहिए कि हम कितने लंबे समय की अवधि के लिए देख रहे हैं और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा स्टॉक है, उसका क्या फ्यूचर पोटेंशियल है। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, जैसे मैं सरकारी बैंकों की बात करूँगा, सरकारी उपक्रमों की बात करूँगा। इस तरह के हुँ, और बहुत से जो स्टॉक्स हैं, जो बहुत हाई रेट पे जाने के बाद इसी दौरान पिछले 10 साल, 7 साल, 5 साल या इससे भी अधिक समय में बहुत अच्छा समय निकालने के बाद लौट आए। तो बहुत उसके बाद नुकसान में चल रहे हैं, काफ़ी खराब उनकी स्थिति है। तो महत्वपूर्ण है कि कब का सवाल का भी जवाब दिया जाए और जो क्या है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे शेयर बाज़ार में निवेश के लिए ये आवश्यक नहीं कि आप जितने भी आपके शेयर का आप चुनाव करें, वो सब दीर्घकालिक अवधि से हों, सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हों। आपको छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रखने चाहिए। मीडियम टर्म के हिसाब से भी रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रखने चाहिए। इन सब का एक बैलेंस ज़रूर बनाए रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर चलेंगे तो वो भी एक उसमें रिस्क ज़्यादा है। मीडियम टर्म के भी बहुत ज़्यादा लेके चलेंगे तो उसमें भी हो सकता है काफ़ी शॉर्ट टर्म साइकिल्स आ जाएँ और लॉन्ग टर्म के लिए तो खास तौर से इक्विटीज़ का चुनाव, सही शेयर का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए खुद के जानकारी के अलावा एक किसी अच्छे निवेश सलाहकार का जी, चुनाव करना भी बहुत अपने आप में एक बहुत ज़रूरी काम जी, अभिनव जी। जी, आशीष जी, मेरा हमारे रीडर्स ये जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई, जैसा कि विपुल जी ने बताया कि एक एक्सपर्ट की सलाह के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। पर अगर कोई किसी एक्सपर्ट के बिना अगर वो खुद की रिसर्च के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो हज़ारों पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। एक सही चयन करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसे? देखो, एक चीज तो मैं कहूंगा कि अगर कोई पहली बार आ रहा है मार्केट में और अगर उसको सलाहकार के थ्रू नहीं जाना, तो एक बहुत आसान तरीका है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दें शुरू करने के लिए, जब तक आपको मार्केट की जरूरत समझ ना आए। इंडेक्स खुद ट्रेड होता है, तो उसमें इंडेक्स में एडवांटेज आप ले सकते हैं। आप डायरेक्टली शेयर मार्केट जो स्क्रीन है ब्रोकर का, उसके अंदर भी निफ्टी के जो इंडेक्स है उसकी ईटीएफ्स हैं, वो आप कर सकते हैं। अन्यथा म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इंडेक्स फंड ले सकते हैं। अब इंडेक्स फंड में क्या एडवांटेज है कि इंडेक्स फंड में आपको कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आप सीधा, अगर आप निफ्टी लेते हैं तो सीधा ही 50 लार्ज कंपनीज का आपको एक बास्केट बन जाता है। और अगर आप बीएससी सेंसेक्स लेते हैं का फंड लेते हैं तो आपको 30 लार्ज कंपनीज का एक ही शॉट में आपको एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि जो 50, 30 या 50 लार्ज कंपनीज हैं,
वो ऑलरेडी इंडेक्स मॉनिटरिंग उस पे हो रही है कि जैसे ही कोई इसमें से कोई शेयर खराब हो जाता है या उसकी खराब परफॉर्मेंस रहती है तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से बाहर निकल जाता है और उसके रिप्लेसमेंट कोई अच्छे जो परफॉर्मिंग कंपनी से हो जाती है। तो आप ऑलरेडी आप अपने आप से ही आप एक अपना अच्छा फंड बनाया हुआ है जो कि 30 या 50 दिग्गज कंपनीज का है। उसमें रिस्क बहुत कम है क्योंकि ज्यादातर ये जो लार्ज कंपनीज हैं वो बहुत स्टेबल रहती हैं और जैसे मैंने बताया उनमें से भी अगर कोई चीज खराब परफॉर्म करती है तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है और उसके रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर आपको शुरू करना है बिना सलाहकार के आप कर सकते हैं। आप निफ्टी या सेंसेक्स, प्रेफरेबली निफ्टी क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनी आ जाती हैं, निफ्टी का एक फंड ले सकते हैं और निफ्टी के फंड्स जो है उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है आपस में। कोई भी फंड अगर आपको ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है निफ्टी वाले, उसमें जा सकते हैं। अन्यथा अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो म्यूचुअल फंड तकरीबन सभी हाउसेस के इंडेक्स फंड हैं तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और फिर धीरे धीरे करके आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो ये इंडेक्स फंड एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद फिर आप खुद एक रिसर्च करें, देखें कौन सी कंपनीज क्या कर रही हैं। आपको जो अगर कंपनी स्पेसिफिक जाना है तो आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वेस्टर्स के साथ, क्या वो रेगुलरली डिविडेंड दे रहे हैं, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेटल कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10-15 साल में उसमें क्या रिटर्न्स लिए हैं कंपनी में, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो बहुत स्टेबल है। कई कंपनीज हैं जो बड़ी सिक्लिकल होती हैं जैसे जो कमोडिटी कंपनीज हैं वो बहुत उतार चढ़ाव आता है, उसको अवॉइड करना चाहिए अनलेस आपको वो साइकिल ठीक से समझ आता है। अगर आपको स्टील सीमेंट ये साइकिल समझ नहीं आते तो आप स्टील और सीमेंट से जुड़ी कंपनीज में ना निवेश करें। जो कई और सेक्टर्स हैं जो बहुत ही लेट्स से एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा ही उनमें थोड़ी बहुत डिमांड हमेशा रहती है, जैसे FMCG है, फार्मा है, दवाइयाँ बिकनी है चाहे लोगों को आर्थिक स्थिति अच्छी हो या ना हो। तो फार्मा कंपनी एक सेक्टर है जो काफी स्टेबल रहता है। इसके अलावा जो कंज्यूमर कंपनीज हैं जो कि हर रोज की जो चीजें हैं आटा बिस्किट्स ये सब बेचती हैं वो बहुत स्टेबल रहता है, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं, वो बहुत ज्यादा गिरता नहीं। तो शुरुआत आप हमेशा इन सेफ सेक्टर से कर सकते हैं। फिर धीरे करके जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो फिर आप उन सेक्टर में जा सकते हैं जो कि अभी डाउन टर्न में है, जो सिक्लिकल डाउन टर्न है जिनमें, या कैपिटल गुड्स के सेक्टर जो कि जब खराब स्थिति होती है मार्केट में इकोनॉमी में, उनमें निवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सकते हैं। पर एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स इटसेल्फ है जो कि आपको एक एक्सपोजर भी दे देगा, आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देगा मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट चलती हैं और आपका रिस्क बहुत कंटेंट है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली 50 लार्ज कंपनीज इन्वेस्टेड हैं। तो और शुरुआत में हमेशा इंडेक्स के बाद भी जब आप जाते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि लार्ज कंपनी से पहले शुरू करें, क्योंकि जितने छोटी कंपनीज है उतना ज्यादा रिस्क है क्योंकि उतना ज्यादा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा उसको। जो लार्ज स्टेबल कंपनीज हैं उनमें रिस्क थोड़ा कंटेंट होता है, बट आप इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लार्ज कंपनीज में करें, लार्ज में भी जो नॉन सिक्लिकल है उसमें करें, फिर धीरे करके आप लार्ज सिक्लिकल कंपनीज में कर सकते हैं जो कमोडिटी लिंक्ड हैं, और फिर आपको काफी तजुर्बा हो जाए फिर धीरे करके आप मिड कैप स्मॉल कैप पे जा सकते हैं। आई एम श्योर ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से बता दें कि आशीष जी और विपुल जी आज हमारे साथ हैं। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा A to Z नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। विपुल जी, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि स्टेबल कंपनीज या स्टेबल सेक्टर जो सेफ सेक्टर्स है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, एक नए इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सपोज अगर कोई इन्वेस्ट करता है और उसका जो स्टॉक है वो 60% डाउन चल रहा है, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? ये एक सवाल मैं समझता हूँ पूरा नहीं है, क्योंकि स्टॉक का ऊपर या नीचे होना बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। कोई स्टॉक अगर 60% डाउन चल रहा है तो दैट मींस डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट्स बिजनेस मॉडल। उसके जो काम का व्यवसाय का जो भी उसका कारोबार है, उसका जो मॉडल है, उसमें कहीं कमी है, किसी तरह के कोई नुकसानात हुए हैं और किसी बाह्य कारणों के कारण जो अब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके कारण, या उसके बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट, मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा हट रहा हूं आपके सवाल से। ये महत्वपूर्ण है इस बात का जवाब देने के लिए।
स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट दो बहुत मेजर कारणों पर निर्भर करना चाहिए और करता है। एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। आप अगर कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कंपनी के चुनाव से, सेक्टर के चुनाव से पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो जरूर देखना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो जो है वो किस तरह से मार्केट को सपोर्ट करता है। अगर कोई बहुत बॉयंट मार्केट सिनेरियो अगर आपको दिख रहा है, तो आपको ये भी निर्धारित करना जरूरी है कि आप उस बॉयंसी के किस साइकिल में है। आप बॉटम में हैं, आप मिड में हैं या आप टॉप में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉयंट मार्केट के अगर आप टॉप में अगर आप एंट्री लेवल लेने की सोच रहे हैं, तो शायद ये बहुत ही घातक और उपयुक्त नहीं होगा। तो जो मैंने बात कही थी कब, अपने 3 बातें जो मैंने आपसे कहा था कि क्या, क्यों और कब, तो ये कब का मुद्दा है। इसी तरह से जो आपने एक किसी स्पेसिफिक स्टॉक की बात कही, तो ये अगर कोई स्टॉक 60% गिर गया है, तो उसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके कारण क्या है। अगर वो कारण एड्रेस कर दिए गए हैं और लगता है कि दोबारा बॉयंसी इस पर्टिकुलर स्टॉक में वापस आ सकती है, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स का सिनेरियो हो, उस कंपनी का खुद का अपना रिस्क फैक्टर्स हो, मार्केट सिनेरियो हो, या और ऐसा कोई और अन्य कोई रीजन हो, तो उसको फैक्टर इन करने के बाद ये फैसला करना चाहिए, क्या इसमें निवेश को और बढ़ाया जाना चाहिए जिस वजह से जो हमारी एंट्री कॉस्ट है, जो हमारा होल्ड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है, वो कम आ जाए, या फिर किसी भी अगर ऐसी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं और ये लगता है कि एक अच्छा विकल्प मौजूद है। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या आप फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या होल्ड ऑन कर रहे हैं किसी स्टॉक में तो क्यों कर रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब मैं अपने इस दूसरे बात से दूंगा कि क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिसर्च करने के बाद ये लगता है कि जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स थे जिसकी वजह से स्टॉक में इतना गिरावट आई है कि 60% को स्टॉक गिर गया है, तो उसके आधार पे ये फैसला करना चाहिए कि और लें या फिर इससे इसको इस स्टॉक से निकला जाए। हालांकि 60% गिरना ये बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी सिस्टमैटिक वे में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 60% तक की नौबत नहीं आनी चाहिए पहले। लेकिन अगर बिल्कुल सही ना करे आ जाती है, तो उसका आंकलन बहुत जरूरी है कि क्यों आई और आगे क्या होना है। अगर आगे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तो और इन्वेस्ट करना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। और लगता है कि ये सिनेरियो चलता रहेगा लंबे समय के लिए, तो विकल्प की तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल। जी मनीष जी। आशीष जी से हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं, उनकी क्वेरी आई है कि 1 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, टाइम होराइजन 2 साल का है, तो इसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में या फिर कहीं और, कहाँ बेहतर है। हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, उन्होंने अपने मतलब उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बारे में पूछा है, तो आपकी सलाह चाहिए। पहले मैं एक थोड़ा सा ऐड करूंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन था जी। एक उसमें जैसे आपने बोला 60% लॉस हो गया है, तो उसमें एक चीज जो मैं मानता हूं कि मार्केट में हमेशा एक वो है कि राइट द प्रॉफिट्स एंड कट द लॉसेस। तो आपने अगर कोई चीज 100 रुपए में ली है कोई स्टडी करके, आप उसका एक स्टॉप लॉस इवन इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए, क्योंकि आपका किसी भी वजह से खराब हो सकती है स्टडी, क्योंकि आपने कुछ और सोचा पर हकीकत कुछ अलग है। तो 15% या 20% में एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए हर चीज का। तो अगर वो इस लेवल पे आ जाए तो एक बार आप जरूर उसको काटिए और उसको दोबारा रिव्यू करिए। हो सकता है कुछ और चीज हो, आप दोबारा एंटर कर सकते हैं, पर एक बार आप हमेशा अपना लॉस बुक करना चाहिए और जहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है उसको राइड करते जाए। हमेशा होता उल्टा है कि जो प्रॉफिट होता है हमें दिखता है, हम जल्दी खा लेते हैं और लॉस को हम कैरी करते रहते हैं इस होप में कि वो वापस आएगा वापस आएगा। उसके कारण ज्यादातर जो पोर्टफोलियो लॉसेज हैं वो इस कारण होते हैं कि जो चीज आपकी अच्छी है पोर्टफोलियो में उसको तो आप जल्दी से बुक करके निकल गए, उसका पूरा फायदा आपने उठाया ही नहीं, और जो खराब चीज है उसको आप राइड करते रहते हैं और उसका पूरा नुकसान लेते रहते हैं। तो हमेशा एक चीज आपने हमेशा करना है कि पोर्टफोलियो को हमेशा विनर्स के साथ जाना है, लूजर्स को निकालते रहना है। और लूजर्स को निकाल के आप दोबारा रिव्यू करके री एंटर कर सकते हैं, और एक बार जरूर उसमें से एग्जिट करिए ताकि आप न्यूट्रल वे में फिर से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो एक तो आशीष जी, आपने स्टॉप लॉस की चर्चा की है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। यहाँ हमारे जो दर्शक हैं हमसे जुड़े हुए, वो भी जानना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है। टर्म तो सबने सुना है,
लेकिन वास्तव में स्टॉप लॉस क्या है? जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ स्टॉप लॉस टर्म का क्या यूज़ है? क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं? देखो, ऐसा होता है कि अगर आपके पास, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 1 लाख रुपया है, अगर आपने शेयर मार्केट में लगाया, तो आप ये अगर देखो, रिटर्न अगर कम आता है तो अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर मार्केट का रिटर्न आपने उम्मीद कीजिए 15% पर आ गया 9%, तब भी आपका जो गेन है 1,09,000 रुपया है। और अगर ऊपर लॉस आ जाए, मान लीजिए 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 80,000 रुपये रह जाए, अब 80,000 रुपये को दोबारा 1 लाख करने में आपको 25% रिटर्न देना पड़ेगा, उसको निकाल के किसी और चीज में, या उसी शेयर को 25% दोबारा करना पड़ेगा। वही चीज अगर 60,000 रुपये रह जाए, तो फिर उसका कम से कम अराउंड 50% से भी ज्यादा रिटर्न आना पड़ेगा आपका एक ब्रेक ये बनाने। तो बहुत जरूरी चीज है कि आप मार्केट में लॉस ना लें, क्योंकि एक बार लॉस ले लेते हो तो उसको रिकवर करने में बहुत तकलीफ होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर 1 लाख रुपया किसी वजह से 1 लाख रुपया भी रह जाए 1 साल के बाद, तब भी ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकिल आपका ठीक आ जाएगा मार्केट में। और जी। टर्न बहुत जल्दी, अगर एक बार भी एक भी कोई इन्वेस्टमेंट ठीक आ जाए या एक साइकिल ठीक आ जाए, तो मार्केट में रिटर्न बहुत जल्दी से आता है और बहुत अच्छा आ जाता है, प्रोवाइडेड आपका प्रिंसिपल इंटैक्ट है या मिनिमल लॉस है। तो अगर किसी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट खराब जा रहा है, तो जितना जल्दी आप उसे निकल सकते हैं वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि दोबारा मौका जरूर मार्केट में आता है और हमेशा आता है। तो जरूरी ये है कि आपका जो लॉस है वो कटेल होना चाहिए। 1 लाख रुपया अगर 95,000 रह जाता है, तो उसको आप रिव्यू करके एक बार निकल जाते हैं, तो 95,000 रुपये अगर आप पेशेंटली बैठेंगे, तो आपको कोई ना कोई और ऐसा शेयर और कोई ना कोई ऐसा साइकिल मिल जाएगा मार्केट में, जिससे इमीडिएटली वो आपका 5-10 हजार रुपया बड़ी आसानी से हो जाएगा और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। पर अगर आप उसको वेट करते रहे और जैसे आपने बोला 60% लॉस आ गया, एक बार 40,000 रुपया बन गया, तो फिर तकरीबन इम्पॉसिबल है 40,000 रुपए को वापस 1 लाख रुपए करने में। आपको बहुत ही अच्छा साइकिल चाहिए होगा और बहुत ही अच्छी स्टॉक सिलेक्शन चाहिए होंगे 40,000 को 1 लाख रुपए करने में, और वहां पे भी आपका ब्रेक ये बनाएगा। बिल्कुल सही कह रहे पैसा हैं। लगेगा आपको ब्रेक इवन करने में। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी चीज है। आपको लॉस लेना बहुत ही अवॉइड करने वाली चीज है। सबसे जरूरी चीज है कि लॉस को अवॉइड करें। प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो कि आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलती रहेंगी, तो कोई नहीं एक अपॉर्चुनिटी भी ठीक आ गई तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, पर शर्त यह है कि लॉस किसी चीज में ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें, ताकि आप ज्यादा घाटे के दलदल में ना फंसे। अब सर क्वेरी ले लेते हैं जो यूएस ने भेजी है। हाँ, उन्होंने जो कहा कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उनको 2 साल के लिए करना है, तो वो स्टॉक में करें या गोल्ड में करें या कहीं और करें? देखो, आपकी अभी क्या? अभी मेरे मुताबिक शेयर मार्केट कोई बहुत सस्ते लेवल पे नहीं है, कोई डिप्रेस लेवल पे नहीं है। और दूसरा जो 2 साल का व्यू है, वो मेरे मुताबिक शेयर मार्केट के लिहाज से एक कम कम अवधि का व्यू है। मेरे मुताबिक कम से कम 3 साल, नहीं तो आइडियली 5 साल का व्यू होना चाहिए। अगर मार्केट डिप्रेस्ड हो तो आप छोटे व्यू का भी ले सकते हैं, पर अभी मार्केट डिप्रेस्ड नहीं है। अभी इनफैक्ट मार्केट काफी चल चुका है 1 साल, पिछले 1 साल में। तो मेरे मुताबिक आपको इसको एक बैलेंस करके तक चलना चाहिए। और जो आइडियली पोर्टफोलियो जो होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भी हाल ही में कम आई हैं, तो आपको आइडियली मेरे मुताबिक 1/3 आपको रखना चाहिए एक ऐसे फिक्स्ड इनकम में, जो हो सकता है म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं या बैंक में कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रिटर्न फिक्स्ड हो और रिस्क ऑलमोस्ट मिनिमल हो। 1/3 आप चुनिंदा शेयर्स या इंडेक्स में कर सकते हैं, और 1/3 आप गोल्ड में कर सकते हैं, और इसको आप रीबैलेंस कर सकते हैं। मेरे मुताबिक 1/3 तीनों जगह सेफ रहेगा, क्योंकि आपका अगर मार्केट में किसी वजह से करेक्शन भी आता है, तो आपका सिर्फ 1/3 ही रिस्क पे है। उसको आप रीबैलेंस कर सकते हैं लेटर ऑन, अगर मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा फिक्स्ड इनकम से निकाल के दोबारा मार्केट में डाल सकते हैं। और अभी मैं कहूंगा कि 1/3 गोल्ड, 1/3 फिक्स्ड इनकम और 1/3 इक्विटी। ओके, अभिनव जी। जी विपुल जी, हमारे एक रीडर है, व्यूअर है रविंद्र जी, वो जानना चाहते हैं कि क्या मुझे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फायदे मुझे हो सकते हैं इससे? आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प है। अभी जो पिछले रिसेंटली जो आईपीओ निकले हैं, जिसमें बहुत हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन गया और इनकी लिस्टिंग्स की भी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, वो एक अच्छा रिजल्ट देके भी जाएंगे।
बट आईपीओ का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। रादर देन आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया है, बट आईपीओ का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी सलाह ये है कि आप इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन लीजिए, रिव्यूज देख के, और कंपनी का प्रोफाइल समझने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और इसको आईपीओ का इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक पूरा विज्ञान है, मैं तो ये कहूंगा आपसे, क्योंकि इसमें फंड्स का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए मार्केट में कंपनी उतर रही है, क्या इन्वेस्ट करना चाह रही है, उनका प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या है, उसमें किस तरह के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी शामिल हैं, तो ये, और फिर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ये सब देखने के बाद ही आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और चुनिंदा आईपीओ में किया गया इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प होगा, रादर देन रनिंग मार्केट में या लाइव मार्केट में से कुछ इन्वेस्ट करने के। आईपीओ वुड सर्टेनली बी ए बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइस, प्रोवाइडेड इसको एक सही इंस्ट्रूमेंट को चुना जाए, और उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय और थोड़ा अध्ययन बहुत जरूरी है। जी जी, पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं विपुल जी जो नहीं जानते हैं कि आईपीओ क्या है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे पाएं कि एक्चुअली आईपीओ होता क्या है और उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ओके, आईपीओ किसी भी कंपनी का, जो भी एक कोई पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, उसका जब वो कैपिटल मार्केट में रिसोर्सेज जुटाने के लिए उतरती है, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको कहते हैं। इसमें जनता से धन उगाया जाता है, और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अदर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स से भी इसको धन उगाया जाता है। ये पब्लिकली ट्रेडेड शेयर आईपीओ के बाद हो जाते हैं, कोई भी किसी भी शेयर को खरीद सकता है, बेच सकता है कभी भी, और किसी भी अवधि के लिए इसमें कोई निवेश कर सकता है। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप आजकल बहुत से माध्यम उपलब्ध हैं, आप ऑनलाइन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोटा भी होता है, जिसके मार्फत उन्हें अच्छे आईपीओ में भी निवेश का मौका अच्छा मिल जाता है। जी जी विपुल जी, आशीष जी एक सवाल और है यहाँ पे कि डीमैट अकाउंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए, और किस तरह से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, या इसमें भी चयन करने के लिए क्या कुछ है चीजें जिनका ख्याल रखना जरूरी है। देखो, डीमैट अकाउंट इज कंपलसरी नाउ, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग है शेयर्स में वो कंपलसरी डीमैट है। आप फिजिकल शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो आपको एज एन इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसके एडवांटेजेस बहुत हुए हैं, क्योंकि अगर जो नए इन्वेस्टर्स उनको नहीं पता चलेगा, पर जो हिस्ट्री है हमारी, अगर जिसने 20-25 साल पहले इन्वेस्ट किया हो मार्केट में, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था फिजिकल शेयर्स में। शेयर्स गुम जाते थे, शेयर्स के फ्रॉड हो जाते थे, फेक शेयर सर्टिफिकेट आ जाते थे, बैड डिलीवरी आ जाती थी। तो वो सब चीजें अब एक तरह से सॉल्व होगी जब कंपल्सरी डीमैट हो गया। तो डीमैट बहुत कन्वीनियंट इजी ऑप्शन है, और इसमें अब इसमें कंपल्सरी भी है, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। जहां तक अकाउंट खोलने का सवाल है, मेरे मुताबिक आप कहीं पे भी खोल सकते हैं। प्रेफरेबली आप जिस ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, अगर उसी ब्रोकिंग फर्म का एक डीमैट है, तो उसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है शेयर्स ट्रांसफर करना, बाइंग टाइम पे भी सेलिंग टाइम पे भी। तो कन्वीनियंस पॉइंट से, अगर आप जहां से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहीं पे अगर आपका अकाउंट खुल जाए, उसी लॉट ऑफ कंसर्न्स हैं, ऐसी कंसर्न्स हैं जहाँ पे ब्रोकिंग लाइसेंस भी है और डीमैट लाइसेंस भी है, तो वो बहुत इजी हो जाता है करना कोऑर्डिनेट ब्रोकर के साथ, अगर उसके पास ही डीमैट अकाउंट है। अन्यथा आप किसी भी एस्टैब्लिश्ड बैंक के डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी काफी सेफ और अच्छा विकल्प रहेगा। कॉस्ट वाइज आप कंपेयर कर सकते हैं, पर तकरीबन सारे ही डीमैट जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चार्जेस की बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पर अगर आपको कोई ऑप्शन है 2-3 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो फिर आप कॉस्ट वाइज कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें भी आपको सबसे सस्ता कॉस्ट मिल जाए होल्डिंग का और ट्रांसफर करने के चार्जेस का, तो आप उसमें कर सकते हैं। बट एक्चुअली मेरे मुताबिक कन्वीनियंस आपको देखनी चाहिए, क्योंकि चार्जेस कोई कहीं भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपको कन्वीनियंस देखनी चाहिए, जहाँ पे आपका सबसे इजीली मैनेज हो जाए, तो वहीं पे आपको करना चाहिए। आशीष जी, सिंस हमने यहाँ पे जितनी बार पे इस डिस्कशन में कई बार ये बात हो चुकी है कि एक एक्सपर्ट की, एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होती है और आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है, एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि इस एक्सपर्ट का चयन करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, तो मैं
जिस एक्सपर्ट के पास जा रहा हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी रेपुटेबिलिटी मैं उसको कैसे चेक करूंगा? देखो, फर्स्टली तो आपको रजिस्टर्ड एंटिटी से करना चाहिए। अगर आप शेयर्स में डील करना चाहते हैं तो एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करें, उसी के फर्म में पैसा डालें। कोई ऐसा इंडिविजुअल क्यों ना दे पैसे जो कि आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कहीं पे भी कंप्लेन नहीं कर सकते। तो आप एक तो डायरेक्टली शेयर ब्रोकर से डील करें अगर आपको शेयर्स में करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में करना है तो एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर से करें। पहली चीज तो ये है कि रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी से करें डील हमेशा। दूसरा, मेरे मुताबिक आपको करना वहां से चाहिए जहां पे आपका एक कंफर्ट फैक्टर हो, और प्लस जो जिस भी एंटिटी से, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल से आप कर रहे हैं, उसका मेन बिजनेस यही होना चाहिए। उसके काफी बिजनेसेस नहीं होने चाहिए और उसमें से एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग है, वैसा नहीं होना चाहिए। उसका मेन ब्रेड एंड बटर इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग या शेयर ब्रोकिंग से आना चाहिए। गलती क्या होती है कि बहुत सारे ऐसी एंटिटीज हैं जैसे बैंक्स हैं जो भी एडवाइज करते हैं। अब मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द बैंक्स, पर होता क्या है कि ज्यादातर उसमें जो आपका एडवाइजर है वो एक्चुअली एक पार्ट टाइम एडवाइजर है, क्योंकि वो एक्चुअली बैंकर है या कोई और उसका प्रोफेशन है। अब उसमें दो दिक्कतें आती हैं, एक तो वो फुल टाइम डिवोट नहीं कर रहा आपके या बाकी जो पोर्टफोलियोज हैं उन पे। दूसरा, वो जब उसके ट्रांसफरेबल जॉब है, तो जब वो निकल जाता है कोई और एडवाइजर आ जाता है, उसको दोबारा से सारा समझना पड़ता है। एक आप पूरा आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहती आपके पोर्टफोलियो में। तो आप उसी के साथ डील करें जहां पे कंटिन्यूटी हो, जहां पे मेन अर्निंग एडवाइजिंग से आए, उनका मेन ब्रेड एंड बटर एडवाइजिंग से हो। तो आपका जो पोर्टफोलियो है उनको उनका इनकम आपके पोर्टफोलियो अच्छी हैंडल करने से ही आएगी। तो वो एक लंबी अवधि का सोच के आपके पोर्टफोलियो को हैंडल करेंगे। जहाँ पे मेन इनकम एडवाइजिंग से नहीं आ रही, तो वहाँ पे एडवाइजर का भी एक इंटरेस्ट होगा कि चर्न करके आपको पोर्टफोलियो जल्दी से इनकम कमाए, ताकि अब वो लंबी अवधि का उनको सोचना ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो उस बंदे का ट्रांसफर हो जाएगा या किसी और जगह चले जाएगा। तो आपको उसी से करना है जो आपके ही शहर में हो, आपके साथ लिंक्ड रहे और जो काफी सालों से ये काम कर रहा हो और यही काम उसका मेन इनकम हो। उसके बाद आप उसकी रेपुटेशन चेक कर सकते हैं, उससे रेफरेंसेस ले सकते हैं, उससे जो उन्होंने पहले एडवाइस किए हुए हैं लोगों को उनसे बात कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज है कि उस जो भी आप इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं वो इसी काम में हो, रजिस्टर्ड हो, लीगल हो, और मेन उसकी इनकम इसी काम से आती हो, और उसका जो रेपुटेशन, उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है बाकी इन्वेस्टर्स से, वो आप एक चेक कर सकते हैं। अगर वो लोग खुश हैं उससे तो फिर आप उसके साथ जरूर जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और विपुल जी अपना समय देने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जिनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई क्वेरी थी, जो प्लान कर रहे हैं, उनको A to Z सोल्यूशन मिला होगा आज। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी सेफ साइड है आपके लिए इस समय अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, कौन से वो सेफ सेक्टर है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय, स्टॉक ब्रोकर को सेलेक्ट करते समय, हर एक बात का आप लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को जवाब दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। जागरण डायलॉग्स में हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम अपने रीडर्स और अपने व्यूअर्स दोनों को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर पाए, और मुझे लगता है कि आज का सेशन उसमें एक बहुत कारगर रूप से साबित होगा। अगले सेशन में हम फिर एक इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, डिस्कशन के साथ वापस आएंगे। आप लोग जागरण.com और english.jagran.com पे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। आज से रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड भी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे वहां पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आशीष जी और विपुल जी दोनों लोगों का। थैंक यू।